जब उसके घर वालों को पता चला कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो उसके अपने घर वालों ने उसको छोड़कर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने दूसरे बेटे के नाम करके उसके साथ रहने चले गए। पर उनको नहीं पता था कि जिसे वो नकारा समझ कर आए हैं उसके पास 6 करोड़ रुपए हैं और वो आगे जाकर और भी ज्यादा अमीर बनने वाला है। जब उनकी फैमिली को ये बात पता चलेगी तो आगे क्या होगा, तो चलो देखते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वो कंपनी को पब्लिक होने में हमारे मेन कैरेक्टर को 6 करोड़ की सैलरी मिली। फिर वो घर गया और अपने मम्मी पापा से मजाक में बोलता है कि मेरी नौकरी जा चुकी है। वो कहता है कि अब वो कुछ समय उनके सहारे उनके होम टाउन में रहना चाहता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसी दिन उसके मम्मी पापा अपनी सारी प्रॉपर्टीज उसके छोटे भाई को दे देंगे। उन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अब वो उसके साथ ही रहेंगे, वो अब अपना एक किराए का घर ढूंढ ले। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और वो शांति से मान भी गया। जहाँ वो 6 करोड़ का सवाल था वहाँ तो उसने किसी का जिक्र तक नहीं किया था। फिर उसने अपनी मम्मी को कहा कि कंपनी ने मुझे निकाल दिया तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकता हूँ। वो अपने पेरेंट्स के चेहरे पे हैरानी देखकर वो हंसकर बताना चाहता था कि वो मजाक कर रहा है। तभी उसने देखा कि उसके पापा उसकी माँ की बाह खींच रहे थे। उन दोनों ने जबरदस्ती हंसकर बोला कि कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा आराम करना भी जरूरी है, तुम अंदर आराम करो, हमें कुछ बाहर काम के लिए जाना है। इतना कहकर वो लोग अपने कमरे में चले गए। उसने सोचा क्या वो लोग सच में उसकी चिंता कर रहे हैं। वो जैसे ही उन्हें सच बताने को गया तभी उसने कमरे के अंदर अपने पापा की आवाज सुनी, जूम चाम की नौकरी चली गई है, अगर वो घर पे रहेगा तो पक्का वो हम पर निर्भर रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक उसे हमारे परिवार की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है, जल्दी से सारा पैसा और प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के नाम कर देते हैं। उसकी माँ हिचकिचाई और बोली, लेकिन जो घर हमारे नाम पर है उसने तो चिन्हैन ने अपनी शादी के लिए खरीदा था, क्या ऐसा करना सही होगा? उसके पिता चिंतित होकर बोले, नाम हमारा है तो घर भी हमारा होगा। अब वो एक बड़े जगह पर जॉब करता है, बड़े भाई का छोटे भाई की हेल्प करना गलत थोड़ी है, और शादी का घर वो मेहनत करके दूसरा खरीद सकता है। फिर उन्होंने लंबी सांस लेकर बोला, बस मुझे इस बात का डर है कि शिनचैन को थोड़ा सा पक्षपात का महसूस होगा। उसके पापा बोले, पक्षपात कैसा? हमने उसे पाला है और वैसे भी वो अब बेरोजगार है, और अगर हम सब कुछ अब अपने छोटे बेटे को दे दे तो ये भी उसके लिए बचत होगी, वरना वो आलसी बन जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा और सब उड़ा देगा। कुछ देर सोचने के बाद उसकी मम्मी ने हामी भर दी। बोली, ठीक है, मैं छोटे बेटे से बात करूंगी और उसे बोलूंगी कुछ गंदा उसे ना बोले। वो कमरे के बाहर खड़ा ये सब सुनने के बाद एक अजीब सी स्माइल लेकर अपने कमरे में पहुंच गया। उसे बचपन से पता था कि उसके मम्मी पापा उसके छोटे भाई को ज्यादा पसंद करते हैं। उसे उसकी दादी ने पाला था और उसको उसके मम्मी पापा ने। बचपन से वो लोग उसे कहते थे, तुम बड़े भाई जैसे हो, बड़ा भाई पिता जैसा होता है। सही हो या गलत, तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई को प्राथमिकता देना चाहिए। हम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, इसीलिए तुम्हें गाँव में छोड़ना हमारी मजबूरी थी, और तुम्हारा स्कूल भी वही था, इसलिए तुम्हें वहाँ से यहाँ लाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती, और अभी हमें तुम्हारे छोटे भाई पर ध्यान देना है। उसने हमेशा उनकी हार्ड वर्किंग को समझा। उसने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से उनसे बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लिया। वो पार्ट टाइम करके अपने छोटे भाई की फीस तक भरता था। ग्रेजुएशन के बाद उसने 8 साल तक मेहनत की और आखिरकार उसने अपने होम टाउन में 2 बेडरूम का घर खरीदा। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उससे शादी के बाद उसे इस्तेमाल करना चाहता था, पर उसके भाई ने कहा, मेरी फर्स्ट बार बायर एलिजिबिलिटी खराब मत करो, घर मम्मी पापा के नाम ले लो, क्या पता फ्यूचर में बीजिंग में ही उसे घर खरीदने का मौका मिल जाए। उसने सोचा परिवार में क्या फर्क पड़ता है, इसलिए वो मान गया। उसे पता ही नहीं था कि वो लोग तभी से प्लान बना रहे थे। असल में वो घर इस बार सरप्राइज देने आया था। जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया था उसे पब्लिक होने के बाद उसे 6 करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड मिला था, और हर साल उसे आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। और अब वो फाइनेंशियल रूप से बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था, और वो सोच रहा था कि वो अपने मम्मी पापा के लिए एक विला खरीदेगा और छोटे भाई के लिए कुछ दुकान और कार दिलाऊं, और मैं उनको हर साल लाखों रुपए दूंगा। वो सोच रहा था कि पूरा परिवार साथ में घूमने जाए, कितना अच्छा लगेगा। इसलिए उसने बस मजाक में कहा था कि वो अब उनके सहारे ही रहेगा, पहले वो उन्हें डराए फिर उन्हें सच बता देगा कि उनका परिवार अब अमीर हो चुका है। पर उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि झटका उसे ही लगेगा। अपने मॉम डैड की बात सुनने के बाद भी उसे अभी भी विश्वास था कि उसका छोटा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। बचपन से ही उसने हमेशा उसे अच्छी चीजें दी थी। असल में वो उसके साथ ही बड़ा हुआ था। उन दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था, चाहे उसके मम्मी पापा स्वार्थी ही क्यों ना हो। उसे बिल्कुल विश्वास था कि वो उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होगा। कुछ ही देर बाद उसके मम्मी पापा उसके छोटे भाई से मिलने गए और जाते जाते उससे कहा, बेटा तुम इतने सालों बाद घर आए हो, अब तुम कुछ दिन आराम करो, मैं और तुम्हारे पापा कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं, रात के खाने में तुम्हें क्या खाना है कॉल करके बता देना मुझे। अभी अभी उनकी बातें सुनकर उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने बस सिर हिला दिया। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था उसी के मम्मी पापा उसी के खिलाफ ऐसी योजना बना रहे थे। जब वो लोग उसके भाई को लेकर बाहर निकले तो वो उनके पीछे हो गया। रास्ते में उसके भाई की आवाज सुनाई दी, माँ इतनी जल्दी क्या है, और आप लोग मुझे इतने जल्दी हाउसिंग ब्यूरो क्यों ले जा रहे हैं। उसकी मम्मी फोन पर बात करते हुए बोली, मैं बोल रही हूँ ना चलो तो फिर चलो। फिर
वो लोग उसके सामने आकर मुस्कुरा कर बोलते हैं, तुम आराम करो, हम जल्दी से आते हैं। वो सिर हिलाकर फिर चला गया बिना कुछ आवाज किए। उसने जैसा सोचा था वो लोग उसके छोटे भाई से जाकर मिले और वो सड़क के उस पार से ये सब छुपकर देख रहा था। सब कुछ सुनने के बाद उसके छोटे भाई ने भौहें सिकोड़ ली। माँ, पापा, ये सब सही नहीं है। आप लोग बड़े भैया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी माँ ने तुरंत उसकी बाह पकड़ ली। अरे तुम्हारा भाई कुछ काम नहीं कर रहा, बस घर में पड़ा रहेगा और कौन जाने कितने दिन आराम करेगा। उसकी सारी बचत खत्म हो गई तो फिर हमें पालना पड़ेगा, तो तुम घर और शादी के लिए क्या करोगे? उसके पापा ने भी सर हिलाकर बोला, शादी और घर में कितना खर्च होता है, हमें सावधान रहना पड़ेगा और वैसे भी घर तो हमारे नाम पे, हम जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। उसके हाथों बर्बाद होने से अच्छा है कि हम तुम्हें दे दें। उसकी माँ फिर से समझाने लगी, तुम्हारा भाई बाद में फिर से पैसे कमा लेगा, जब घर में उसके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो जल्दी जाकर फिर से मेहनत करने लगेगा। उसने देखा कि उसका भाई अभी भी कंफ्यूज था। फिर उसने धीरे से कहा कि भैया की तो गर्लफ्रेंड भी है, कम से कम वो घर उनकी शादी के लिए तो होना चाहिए ना, और वो भी अब आप मेरे नाम कर देंगे। उसकी माँ ने तुरंत जवाब दिया, अरे तुम्हारे भाई की तो वैसे भी नौकरी जा चुकी है और ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगी, पर तुम अलग हो। अगर तुम्हारे पास गाँव में घर और पैसे नहीं होंगे तो तुम्हारी शादी करना तो और मुश्किल हो जाएगा। उसका भाई अभी भी झिझक रहा था, अगर बड़े भैया को पता चल गया तो उसके पिता ने कहा कि अगर उसे पता भी चल गया तो क्या हो गया, हम इतने साल से उसके माता पिता और तुम्हारा भाई बहुत आज्ञाकारी है, उसे जो कहा जाता है वो वही करता है और बच्चों का स्वाभाविक है माता पिता की सेवा करना, और अगर उसे पता भी चल गया तो वो हमारी अच्छी नीयत समझ जाएगा, वो हमें दोष नहीं देगा, हम वो सब उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। तभी उसकी माँ बोलती है, आजकल के जवान लोग आराम करना चाहते हैं और तुम्हारा भाई क्या जाने कि हम उसकी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की थी, अगर उसे पता भी चल गया तो वो क्या ही कर लेगा, वो हमसे लड़ाई करेगा तो भी वो हमसे गलत ही कहलाएगा। उसके पिताजी गुस्से में बोले, अगर उस दिन उस आदमी ने जबरदस्ती नहीं की होती तो तुम्हारे बड़े भाई को पहले ही पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए थी, गांव के बच्चों को इतनी पढ़ाई की जरूरत ही क्या है, और कौन सा लड़का ऐसा होता है जो टीनेजर्स की उम्र में ही कमाना शुरू कर देता है। अगर तुम्हारे दादाजी जिद ना करते तो तुम्हारा बड़ा भाई अभी पहले ही से काम में लग गया होता। उसकी माँ ने भी हाँ कहा, गाँव के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, बाहर काम करते हुए हमने कितनी मुश्किलें झेली, तुम क्या जानो। उसकी माँ ने जल्दी से समय देखा, उसके हाथ पकड़ के बोली कि चलो जल्दी से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो और जब घर वापस आओ तो अपने भाई के सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। उसने देखा कि उसके छोटे भाई के ओठ हिले जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। आखिरकार उसने सिर झुका कर कहा, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन ये सब आपका फैसला है, हो सकता है कि बड़ा भाई थोड़ा आराम करने वापस आया हो और अगर वापस जाकर वो बीजिंग पैसे कमाने लगे तो, और अगर मान लीजिए कि वो मेरे लिए कार खरीदना चाहे तो उसे मेरे खिलाफ मत कर देना। उसकी माँ ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमने सब कुछ सोच समझ के किया है। वो दूर से खड़ा, वो हंसते हंसते जाते हुए उस परिवार को देखता रहा। उसने दीवार का सहारा लिया और एक हाथ से अपनी आंखों को ढक के एक कड़वी सी हंसी हंसने लगा। जिस पल उसे वो पैसा मिला था उसके सबसे पहले सोच ये थी कि वो घर जाकर सबको बताए अब वो आराम से जी सकते हैं और वो अपनी खुशी सभी के साथ बांटना चाहता था। वो सोचता था कि हम एक परिवार है, पर वो उनके लिए परिवार था ही नहीं। उनका असली बेटा तो वो छोटा वाला था और वो सिर्फ उसके लिए कठपुतली था। तारीफ कर दो, थोड़ी मीठी बातें बोल दो तो वो सब कुछ भूल ही जाता था। हाई स्कूल के बाद उसने अपने परिवार का 1 रुपया तक खर्च नहीं किया था। दिन में पढ़ाई करता था और रात में वेटर की जॉब करता था, क्योंकि उसे डर था कि उसके मम्मी पापा पर ज्यादा बोझ न पड़े। वो हमेशा दूसरों के पुराने कपड़े पहनता था और ऐसे जूते जिसकी साइज भी उसमें अच्छे से फिट नहीं आती, और उसके छोटे भाई के पास इतने सारे नए कपड़े होते थे कि वो अच्छे से पहन भी नहीं पाता था। और हर बार उसे यही बात कहा जाता था कि उसका छोटा भाई शहर में पला बड़ा है, उसे अच्छे जीवन की आदत है और तुम तो उसके बड़े भाई हो, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें उसके लिए हर चीज त्याग करना चाहिए। और वो हमेशा समझता भी रहा कि बड़ा भाई होने के नाते उसे हर चीज समझनी चाहिए। उसने सोचा कि उसके मम्मी पापा उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि वो स्वतंत्र है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो उसके ऊपर समय बर्बाद ही नहीं करना चाहते थे। असल में वो नौकरी छोड़कर उनके साथ ही रहेगा, सिर्फ ये एक मजाक था। लेकिन उसी मजाक ने वो सच्चाई बाहर ला दी जिसे वो वर्षों से स्वीकार नहीं करना चाहता था। लेकिन अभी भी समझ आने में देर नहीं हुई थी, कम से कम पैसा तो उसके पास ही था। उस शाम सभी लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और सभी लोग एक दूसरे की तरफ इशारे से देख रहे थे। तभी उसकी माँ ने बोला, हिनचैन तुमने बाहर रह के बहुत मेहनत की है और हमें पता है कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आराम करने के लिए आए, लेकिन परिवार की हालत अभी बहुत खराब है। उसकी माँ ने एक लंबी सांस ली और आगे बोली, हमने बिजनेस ओपन किया था पर सारा पैसा डूब गया और शायद ये घर भी हमसे छिन जाएगा। उसके बाद उसके पिता ने बात आगे बढ़ाई, तुम्हारी माँ और मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, हमें तुम्हारे छोटे भाई के उस छोटे से घर में जाना होगा और वो जगह बहुत छोटी है, तो तुम अपना सामान बांधकर कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। उन्हें उम्मीद थी कि वो हैरान होकर उनसे सवाल पूछेगा। वे पहले ही से कहानियां और बातें तैयार करके बैठे थे, लेकिन उनकी उम्मीद के ठीक उलट उसने सीधे शांत होकर बोला, मैं समझ गया, मैं सामान बांध कर निकल जाऊंगा। अब उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग उसे कैसे धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी अब उन्हें नहीं बताने वाला था कि उसके पास 6 करोड़ रुपए हैं। पिछले 2 दिनों
से वो अपना सामान पैक कर रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक उसकी गर्लफ्रेंड उसके होम टाउन पे उसके मम्मी पापा से मिलने आ गई। घर की हालत बिखरी हुई थी, इसलिए सभी लोग उसे देखकर चौंक गए। उसके बाद जल्दी से बोले, अरे वॉन तुम आ गई, घर थोड़ा बिखरा हुआ है। वॉन ने सिर हिलाया। कमरे को देखकर उसके चेहरे पे थोड़ी सी घृणा आ गई। उसने एक पल के लिए अपनी नाक ढक ली। उसने देखा कि उसके मम्मी पापा अभी भी वहीं पे बैठे थे, इसीलिए वो उनके सामने खुलकर बात नहीं कर सकता था। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, वॉन तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? और तुम मुझसे कल कुछ पूछना चाहती थी ना? तुम इतनी दूर यहाँ तक आ गई और तुमने मुझे लेने तक नहीं बुलाया ना? उसकी बात पूरी होने से पहले ही वॉन ने उसे बीच में रोक दिया। ज़ांग, ये बात बहुत जरूरी है। उसने जल्दी से अपने मम्मी पापा की तरफ देखा और उसे सीधे अपने कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। वॉन, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, उसने ठंडे स्वर में बोला। अभी हम ब्रेकअप कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो वहीं पर एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। उसने उसे शॉक्ड होकर पूछा, वॉन इतना अचानक क्यों? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक अच्छी खबर भी है। उसने गुस्से वाली आवाज में बोला, मैंने कहा ना हम ब्रेकअप कर रहे हैं। उसने गहरी सांस ली और उसके पास जाकर बैठ गया। उसके अंदर अजीब सी बेबसी भर गई थी। वो वॉन से एक दोस्त के जरिए मिला था, वो भी उसकी तरह आउटसाइडर थी जो बीजिंग में स्ट्रगल करने आई थी, और वो लोग जानते थे कि ऐसी हालत में उनका बीजिंग में बसना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन लोगों ने सोचा था कि कुछ साल मेहनत करेंगे, फिर किसी छोटे शहर में जाकर बस जाएंगे। 1-2 साल बाद जब पैसा जमा हो जाएगा तो वो लोग शादी कर लेंगे। उसे पता था कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी, पर उसे इतना विश्वास नहीं था कि वो इतनी जल्दी रिश्ता तोड़ देगी। वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताने वाला ही था, तभी वॉन ने सीरियस होके कहा, जांग तुम सच में बहुत निकम्मे हो। बीजिंग में इतने साल काम करने के बाद तुम एक छोटा सा घर तक नहीं खरीद पाए। उसके ओठों तक आए वो सारे शब्द वहीं रुक गए। उसने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं निकम्मा हूँ। बीजिंग में एक घर की कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा है। एक आम जॉब करने वाला इंसान उसे कैसे खरीद सकता है? तुम भी तो एक आउटसाइडर हो, तुम्हें भी तो समझना चाहिए। वांग ने हंसते हुए कहा, अपनी नाकामी के बहाने मत बनाओ। ठीक है, अब मैं तुमसे बेकार की बातें नहीं करना चाहती। मैं यहाँ साफ साफ रिश्ता खत्म करने आई हूँ। सीधी बात करती हूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है। वो लड़का लोकल है और मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं उसी से शादी करने वाली हूँ। शादी से उसे याद आया कि वो पिछले कुछ टाइम से ओवर टाइम का बहाना बनाती थी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सब समझ में आ गया। उसे पता चल गया कि ये गधी लड़की उसे धोखा दे रही है। उसके चेहरे पे कड़वी हंसी आ गई और उसने पूछा, क्या ये सब सिर्फ पैसों के लिए है? अगर आज मेरे पास पैसा हो तो अगर मैं अमीर बन जाऊँ तो? वो उसकी तरफ मुड़ी और उसे चुपचाप कुछ पल के लिए देखती रही। उसे उसी टाइम में रियलाइज हुआ कि वो पहली वाली लड़की नहीं रही। अब उसकी आंखों में उसके लिए प्यार नहीं था, सिर्फ उलझन और झुलझुलाहट थी। उसने बोला, थोड़ा रियलिस्टिक बनो, पैसों के सामने तुम्हारा प्यार बहुत सस्ता है, उसकी कोई कीमत नहीं। और तुम्हारे पास कुछ पैसा भी हो जाए तो उसका क्या? तुम इस जिंदगी में बीजी में एक घर तक नहीं खरीद सकते। असल में तो तुम उन दिहाड़ी मजदूरों से कम नहीं हो। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे दोष मत दो, मैं साफ साफ रिश्ता खत्म कर रही हूँ। इंसान को प्रैक्टिकल होना होता है। उसकी हर बात वो चुपचाप सिर्फ सुनता रहा। उस पल उसे सच में लगा कि उसकी पूरी जिंदगी एक मजाक बन चुकी है। धीरे धीरे उसके ओठों पर मुस्कान आ गई। ठीक है, जब तुम्हें सच्चाई समझ आ ही गई है तब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कभी पछतावा ना हो। मैं तुम्हें खुश रहने की शुभकामनाएं देता हूँ। वॉन ने उसे देखा और लंबी सांस छोड़ी। ज़ियांग, मैं खुश रहूंगी, गुस्से में ऐसी बातें मत कहो। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, लोगों की बातों पर भरोसा मत किया करो। पहले मुझे लगा था तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी है और तुम बीजिंग में बस जाओगे। मैं पहले बहुत भोली थी। तुम्हारी इतनी सी मंथली सैलरी से तुम कभी पर्याप्त पैसे नहीं बचा सकते। फिर उसने नरमी से कहा, हालांकि मैं तुम्हारी किसी भी उधार के लिए नहीं हूँ। हालांकि तुम अच्छे थे और इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। उसने ये सुना और सिर झुका लिया और वो उसे देखती है और फिर वो वहाँ से चले जाती है। उस वक्त उसे लगा कि बस किस्मत वो नहीं, शायद वे लोग हैं जो वो लोग आज चाहते हैं। वे सब कुछ उसके पास है। जैसे ही वो सब उनके हाथ लगने वाला था, उससे पहले उन लोगों ने अपनी असली सूरत दिखा दी। शायद भगवान भी ये जानता था कि वे लोग इस खुशी के लायक ही नहीं है। जब वॉन किसी भी बातचीत के बिना और बिना पीछे देखे चली गई तो उसके मम्मी पापा ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। ये कैसी लड़की है, जरा भी तमीज नहीं है इसमें। हमारे लिए खाना बनाना तो दूर, ये हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। ऐसी औरत से शादी नहीं करना चाहिए, समझे? उससे शादी करना हमारे परिवार के लिए बदकिस्मती होगी। उसने शांत स्वर में बोला, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर उसके मम्मी पापा ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसकी माँ ने कहा, देखा तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है, इसलिए औरतें भी अब तुम्हें नीचा समझने लगी हैं। ठीक है, तुम वापस एजेंसी जाओ और एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो। हमें बुढ़ापे में सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे भाई को कार भी चाहिए। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम क्या चाहते हो, हम बुढ़ापे में दुख झेलें? अब वो उनसे और कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने शांति से कहा, मैं सामान पैक करके वापस जिंची के चला जाऊंगा। ये सुनकर उसके मम्मी पापा और भी खुश हो गए। कितने गंदे इसके मम्मी पापा हैं। तुम अभी जवान हो, पुराने घर में पड़े रहने से क्या फायदा, तुम अभी जाकर जॉब कर सकते हो। ये सुनकर उसके चेहरे पर हंसी आ गई, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सुना था कि उसके मम्मी पापा ने उसके छोटे भाई को ऐसा कहा हो। कभी उसे हमेशा यही कहा जाता था कि बाहर जाकर क्या करोगे, हमेशा घर पे ही रहो, हम तुम्हारे लिए घर, नौकरी, कार का इंतजाम कर देंगे और तुम्हारा बड़ा भाई हर महीने तुम्हें पैसे भेजेगा। और सच में वो हर महीने उसे अच्छी रकम भेजता भी था। ये सुनकर
देखकर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अब चिंता मत करो, मेरी तरफ से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वो वापस जिंची आ गया और वो अपना ऑफिस जाकर अपना सारे काम दूसरों पर थोप दिया और रिजाइन दे दिया। और कंपनी उसे रोकना चाहती थी, इसलिए कंपनी ने उसे पार्ट टाइम सलाहकार के लिए कभी कभी मदद करने का आइडिया दिया। अब कुछ लोग जो फाइनेंशियली अच्छे खासे हो चुके थे वो साथ में मिलकर डिनर करने गए। माहौल बहुत अच्छा था। मजाक मजाक में किसी ने कहा, क्यों ना हम मिलकर एक छोटा सा बिजनेस ओपन करें, वैसे भी हम रिस्क उठा सकते हैं और वैसे भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। फिर उसने इन्वेस्ट करने के लिए हामी भरी। फिर की बातचीत अच्छी रही। जब वो रात में घर लौटी, फिर वो जब घर में आया, पूरा घर बर्बाद हो चुका था और पूरे घर को उलट पलट दिया गया था और रूम का सोफा दरवाजे तक खींचा गया था। कॉफी की टेबल उल्टी पड़ी हुई थी और कांच के टुकड़े पूरे घर में बिखरे हुए थे और दीवारों पे लगी फ्रेम्स तक गायब थी। बेडरूम की अलमारी पूरी तरह से खोजी जा चुकी थी, कपड़े पूरी तरह से इधर उधर फेंके जा चुके थे और पूरी बेडशीट भी इधर उधर हो चुकी थी और स्टडी रूम की बुक शेल्फ भी गिरी हुई थी और किताबें इधर उधर फैले हुए थे। यहाँ तक कि बाथरूम का सामान और किचन के सामान भी इधर उधर फैले हुए थे। यहाँ तक कि पर्दों की रॉड निकालकर फेंक दी गई थी और रॉड भी इधर उधर गिरी हुई थी और पर्दे भी। पूरा घर ऐसा लग रहा था किसी ने पूरा घर लूट लिया हो। वहाँ पर एक भी निशान नहीं छोड़ा गया था। उसका खड़े खड़े ही सारा नशा उतर गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा खून जम गया हो। कुछ सेकंड बाद उसे होश आया और उसने दरवाजा बंद किया और अपना फोन निकाला और तुरंत सीधे पुलिस को कॉल किया। उसने खुद को शांत रखते हुए अपना पता बताया और उन्हें बताया कि घर में चोरी और तोड़फोड़ हुई है। उसने फोन रखते ही मकान मालिक को भी कॉल किया। उसने घर की हालत सुनते ही बोला, मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। करीब 10 मिनट बाद 2 पुलिस वाले तुरंत वहाँ पर पहुँचे। वो जांच टीम को लेकर आए थे। वो लोग पूरी तरह से वहाँ पर जांच करने लगे। वो मशीनों से पूरे घर की जांच करने लगे। फिंगरप्रिंट और पैरों के निशान वहाँ से इकट्ठा किए गए। पुलिस ने उससे पूछा, आप आखिरी बार घर छोड़कर कब गए थे? क्या आपने किसी स्ट्रेंजर आदमी को देखा या फिर कोई आपका कोई जरूरी सामान गायब है? उसने एक एक सवालों का जवाब दिया। कल रात मैं दोस्तों के साथ डिनर पर गया था और वो देर रात घर पे नहीं था। जब वो घर पर आया तो ये सब हाल हुआ था। उसने आगे कहा कि मैं नौकरी छोड़कर अपनी जिंदगी फिर से व्यवस्थित करने वाला था, इसलिए उसने ज्यादा नगद पैसे और जरूरी सामान तिजोरी में रखे थे। लेकिन तिजोरी तो तोड़ दी गई और उसमें रखा कीमती सामान एक भी नहीं बचा। यहाँ तक कि रोजमर्रा का सामान भी उठा ले गए हैं। थोड़ी देर में मकान मालिक भी वहाँ पहुँच गया। जैसे ही उसने घर की हालत देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बिखरे हुए सामान की तरफ इशारा करते हुए लंबे समय तक कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिरकार उसने कांपती हुई आवाज में बोला, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है? मकान मालिक गुस्से और दुख में बोला, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? अभी कुछ महीनों पहले मैंने इस पूरे घर का रेनोवेशन करवाया था और तुम्हें किराए पे दिया था। उसने तुरंत उससे माफी मांगी, मैं सभी की भरपाई कर दूंगा। फिर उस जाकर उसका चेहरा थोड़ा नरम हुआ। वो एक तरफ खड़ा होकर पुलिस की जाकर हेल्प करने लगा। पुलिस ने लगभग आधे घंटे से इधर उधर से बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए। कमरों में कुछ मिला तो नहीं, पर बहुत सारे सबूत उन्हें मिल गए। उन्हें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले। पुलिस ने कहा कि वो बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे और जल्द से जल्द उन चोरों की पहचान करेंगे। उन्होंने उसे चोरी हुए सामान की सूची देने को कहा। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। फिर पुलिस के जाने के बाद वो और मकान मालिक घर को थोड़ा समेटने लगे। हर तरफ फैली बर्बादी को देखकर मकान मालिक उससे शिकायतें करते हुए बोल रहे थे, हमारे मेन कैरेक्टर ने पूरे जिंदगी में ऐसा मामला नहीं देखा था, इसलिए उसका भी दम घुट रहा था। उसने कभी भी किसी का इतना बुरा नहीं किया था कि कोई उसके बदले के लिए सिर्फ उसका पूरा घर ही खाली कर दे। यहाँ तक कि अलमारी में रखी रोजमर्रा की चीजें भी उठा ले जाना सच में बहुत अजीब बात थी। अगली सुबह पुलिस स्टेशन से पुलिस का कॉल आया और उन्होंने उसे वहाँ बुलाया था। उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देख ली है। कल उनके घर में एक औरत और कुछ आदमी लोग आए। वे कई बड़े बड़े बॉक्स बाहर ले गए, फिर बाद में गाड़ी में भरकर ले गए। फिर उस ऑफिसर ने बोला, बहुत सारी जांच पड़ताल से हमने एक महिला की पहचान कर ली है और बाकी 2 लोग किसी मूविंग कंपनी के कर्मचारी थे। इतना सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो गया और उसे गुस्से में उसकी हंसी निकल गई। वॉन, तुम सच में एक छोटी सोच की इंसान निकली। ब्रेकअप के बाद उसने सच में ऐसा काम किया था। कोई इंसान कितना नीचे गिर सकता है? पुलिस ने उससे पूछा कि आप इस मामले को कैसे हैंडल करना चाहते हैं। फिर उसने बोला कि घर मकान मालिक का है और ज्यादातर सामान उन्हीं का था और फैसला भी वही करेंगे। जैसे ये बात मकान मालिक को पता चली कि ये सब कुछ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने किया है, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से में बोला कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई होगी और उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और उस पर केस भी दर्ज होगा। उसने सब कुछ मकान मालिक पर छोड़ दिया। फोन रखने के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ थकान महसूस हुई। उसने ऐसी लड़की से कैसे प्यार कर लिया। उसने जल्दी से अपने सारे सामान पैक किए और फिर उसके बाद वो पास के होटल में जाकर रहने लगा।
लगा और जब तक मामला शांत नहीं रहता वो तब तक वही रहेगा और बाद में कोई नया घर ढूंढ लेगा। फिर वो जाकर थक के सो गया। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, उसे पूरी रात नींद नहीं मिली थी। तभी उसका रिंगटोंग बजने लगा। उस शांत कमरे में उसकी रिंगटोंग बहुत ज्यादा गूंज रही थी और वो चुभ रही थी उसने फोन उठाया और भारी आवाज में पूछा कौन। दूसरी तरफ से वॉन की हिस्टेरिकल चीख सुनाई दी। तुम पैसों के लिए इतने ज्यादा पागल हो गए हो इसलिए तुमने इतनी सारी पुलिस बुला ली। उसकी तेज और चिल्लाने वाली आवाज सुनकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कांच पर नाखून लगड़ रहा हो। उसने तुरंत फोन को दूर कर लिया। उसने फोन पर देखा वो सच में वॉन का ही नंबर था। उसके अंदर का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने ठंडी हंसी हंसकर बोला, वॉन मुझे अभी भी शक है तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं। ये घर मकान मालिक का था और उसमें रखे हुए ज्यादा से ज्यादा सामान भी उसी के थे और तुमने उस पर अपना हक जताकर मनमानी करके वो सारे सामान अपने साथ ले गए। ये लड़की तो पूरी चोरनी निकली। उसकी ये सारी हरकत उसे बहुत ज्यादा हंसने वाली लग रही थी। वॉन फिर चीखते हुए बोली, क्या मतलब वो सब मकान मालिक का था? वो सारे सामान मेरे थे, वो सब मैंने खरीदवाए थे। वो सारी लिस्ट मैंने बनाई थी। जो पर्दे तुमने खरीदे थे, जो किचन के सामान थे, बेड के सामान थे, वो सब कुछ मैंने ये सब नोट किया था। और अब जब हमारा ब्रेकअप हो गया तो अपनी चीजें ले जाने में क्या हर्ज है? तो फिर तुमने पुलिस क्यों बुला ली? अपनी कंप्लेंट जल्दी से वापस लो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर का खून खौल उठा और वो सोचने लगा कि उसने सिर्फ सामान चूज किए थे, सारे पैसे तो मेरे थे ना। असल में वो सारे सामान मकान मालिक के ही थे पर असल में वो अपने बेहिचक वो खुद के बता रही थी। इतनी बेशर्म औरत तो मैंने कहीं नहीं देखी। फिर उसने बोला, ठीक है तुम ये सब जाकर पुलिस को समझा देना और देखते हैं कि इस तुम्हारी बेवकूफी भरी दलील पर वो कितना विश्वास करते हैं। फिर उसने ठंडी हंसी के साथ कॉल कट कर दिया। फिर से उससे दोबारा बात नहीं करना चाहता था इसलिए उसने उसे ब्लॉक कर दिया और उसे हर जगह से उसने डिलीट भी कर दिया था। वॉन से जुड़ी हर फोटोज और वीडियोस उसने अपने फोन से डिलीट कर दिया और मिटा दिए। उसके जैसे इंसान से जुड़े रहना खुद को और गिराना है। वो उसे ब्लॉक करने के बाद फिर सोने की कोशिश करने लगा। बस करवटें बदलते रहा पर वो सो नहीं पाया। उसका दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। घर लौटते ही उसके मम्मी पापा की सच्चाई उसे पता चल गई। भाई का रवैया, वॉन की हकीकत पता चल गई और घर का खाली हो जाना, ये सब कुछ उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उसे तब महसूस हुआ कि इंसान कितना बेरहम हो सकता है। जिसे लोग परिवार और प्यार कहते हैं वो पैसे के सामने कितना ज्यादा छोटा पड़ जाता है। कुछ देर बाद उसे अपनी तबीयत भी खराब लगने लगी। इन दिनों वो अच्छे से खा भी नहीं पा रहा था। लगातार तनाव के कारण उसे खाने पीने का कोई होश ही नहीं रहा और उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। फिर उसने सोचा कि वो एक बार फुल बॉडी चेकअप करवा ले। वो उठा और तैयार होकर टैक्सी लेकर एक बीजिंग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में चला गया। फिर वहाँ जाकर उसने अपने पूरे शरीर की जांच करवाई और रिपोर्ट आने में 3 दिन लग जाएगा। इन 3 दिनों में वो मकान मालिक वाले मामले को भी निपटाता रहा और साथ ही में दोस्तों के साथ नई कंपनी खोलने की बात भी चलती रही। मकान मालिक के बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थे। वान समझ गई थी कि गलती उसी की थी। आखिरकार उसने मकान मालिक को 20,000 युवान मुआवजे के तौर पर दी। तब जाकर वो मामला खत्म हुआ और फिर उसे जाकर पता चलता है कि उसके लोकल बॉयफ्रेंड के साथ भी उसका ब्रेकअप हो चुका है। उसका बॉयफ्रेंड कह रहा था कि वो गधी थी, उसके पास दिमाग ही नहीं था, पागल औरत ने सब कुछ खत्म कर दिया मेरा। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर से सेटिस्फेक्शन मिला। उसे सब कुछ अपना खुद ही से खत्म कर दिया था। 3 दिनों बाद हमारा मेन कैरेक्टर हॉस्पिटल अपना रिपोर्ट लेने जाता है। वो अपनी रिपोर्ट्स देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंतों में कई सारे ऑलिव्स पाए गए थे। फिर डॉक्टर ने उसे समझाया कि उसे भविष्य में कैंसर हो सकता है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपनी सर्जरी करवा ले। डॉक्टर ने ये भी कहा कि अपने खान-पान और अपने इमोशंस पर ध्यान रखें, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए। वो रिपोर्ट अपने हाथ में लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। सड़क पर भीड़ देखते हुए उसके अचानक दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जिससे वह लोग जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची थी उसकी कीमत चुकाए, क्योंकि वह लोग हमेशा पैसों को ही ऊपर रखते हैं। उसे सिर्फ वो लोग एक फूल समझते थे। क्यों ना वो उन्हें दिखाए कि उसकी हालत कितनी खराब है। वो ये देखना चाहता था कि वे लोग कितने ज्यादा स्वार्थी हैं और उसके मन में बची हुई एक आखिरी उम्मीद भी वो खत्म करना चाहता था। वो सबसे पहले मेडिकल शॉप गया, सर्दी बुखार की दवाइयाँ खरीद ली, फिर जानबूझकर बॉटल्स के लेवल्स फाड़ दिए। उसके बाद उसने अपने एक दोस्त से फेक मेडिकल रिपोर्ट बनवाई। उस रिपोर्ट में लिखा था कोलन कैंसर मिड स्टेज। उसमें तुरंत सर्जरी के लिए बताया गया था और सर्जरी का खर्चा पूरा 3 लाख बताया गया था। सब कुछ रेडी होने के बाद उसने कई रातें बिना सोए हुए गुजारी ताकि उसका चेहरा कमजोर और पीला दिखे। उसकी आंखें धंस गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया
और वो सच में बीमार लग रहा था। 1 महीने बाद उसकी सारी तैयारी पूरी हो गई और वो अपने कार में बैठकर अपने होम टाउन चला गया और सीधे अपने छोटे भाई के अपार्टमेंट में चला गया, जो कि किराए का था और वो बहुत ज्यादा छोटा सा था। वहाँ पर लिफ्ट भी नहीं थी और गलियारे में बहुत सारा सामान भरा पड़ा था और वहाँ से सीलन की बदबू आ रही थी। उसके बाद उसने गेट खोला और उस छोटे से कमरे में 3 बेडरूम ऐसे घुसाड़ दिए गए थे। पूरा घर कबाड़ खाना लग रहा था। चलने की भी जगह बहुत मुश्किल से बची हुई थी, सिर्फ इसलिए कि वो अपने छोटे भाई के लिए कार खरीदा और उसके मम्मी पापा उस छोटी सी जगह पर रहने के लिए रेडी भी हो गए थे। फिर वो और अंदर गया तो उसने देखा कि वो लोग मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसे देखते ही सभी लोग शॉक्ड हो गए और उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आ गई। उसकी माँ ने चॉपस्टिक रखा और अजीब सी बनावटी स्माइल के साथ बोला, अरे जिनचिन तुम वापस कैसे आ गए? क्यों आ गए? पर तुम तो कहे थे कि तुम जिनचिन जाकर नौकरी ढूंढोगे, तुम वापस कैसे आ गए? उसने रिप्लाई नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, उसके ओठ पीले थे और वो पूरी तरह से लड़खड़ा रहा था। उसका फेस ऐसा हो गया था कि वो रोने वाला था और वो रोते रोते बोला कि माँ, मम्मा, मैं बीमार हो गया हूँ। कंपनी ने मुझे मेरी काम चोरी की वजह से नहीं निकाला था, कंपनी ने मुझे इसलिए निकाला था क्योंकि मैं बीमार था। असल वजह तो ये थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, वरना आप लोग चिंता करने लगते ना। उसके बाद उसने अपना वो फेक रिपोर्ट दिखाया उन्हें। उसके मम्मी पापा की नजर उस रिपोर्ट पर पड़ी और उनके चेहरे पूरे शॉक्ड से भर चुके थे। उनकी आंखों में घबराहट और घृणा एक ही पल चमक उठी। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद उसके पापा ने एक सूखी सी हंसी हंसकर बोला। उनकी आवाज में बिल्कुल भी फिक्र नहीं था। वो तो बोल रहे थे कि सिंचन, तुम तो बिल्कुल फिट दिख रहे हो, तुम तो बिल्कुल बीमार नहीं हो, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है? पक्का इसमें हॉस्पिटल वालों की कोई गलती हुई होगी। फिर उसकी माँ ने हाँ में हाँ कहते हुए बोला, हाँ ये सच में उनकी ही गलती होगी। वैसे भी तुम बहुत ज्यादा बीमार बिल्कुल नहीं लग रहे हो और तुम बहुत फिट हो, इतने यंग हो, तुम्हें नहीं हो सकती ऐसी कोई बीमारी। फिर उसने गंभीर आवाज में बोला कि मैंने जब चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि मुझे एक गंभीर कैंसर है। अभी ये ज्यादा गंभीर नहीं है, ये अभी भी ठीक हो सकता है। फिर वो थोड़ा सा रुक कर बोला, उसने थोड़ी सी उम्मीद दिखाकर बोला, माँ पापा, मुझे पता है कि अभी घर की हालत ठीक नहीं है और अभी आप लोग की हालत भी ठीक नहीं है, लेकिन जो मैंने शादी के लिए घर बनाया था उसकी कीमत लगभग अभी 3 लाख युआन तो होगी ही। और डॉक्टर ने कहा है अगर 3 लाख युआन का इंतजाम हो जाए तो मेरी सर्जरी भी हो सकती है और मेरी बीमारी भी कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद उसने उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखा। उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी, जैसे उसने पूरी उम्मीद अपने हाथों में बांध ली हो। माँ पापा, इसे बस आप लोग एक उधार समझ लीजिए। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा, उसके बाद मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर वो अपने भाई की तरफ देखा और बोला कि भाई की तो अभी नौकरी भी है, वो इतने साल से काम कर रहे तो उसके पास थोड़ी सेविंग्स तो होगी। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। उसके पापा ये सुनकर घबरा गए और उन्होंने रिपोर्ट पकड़ लिया और उनके हाथ पूरे कांप रहे थे और उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। उसकी माँ ने तुरंत बोला कि तुम्हारा भाई अभी अभी जॉब पे लगा है, उसके पास कहाँ से सेविंग्स होंगी। उसकी माँ ने चिंता ऐसे ही दिखाते हुए बोला कि तुम चिंता मत करो माँ पापा, तुम्हें ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। उसके पापा ने भी हाँ बोल दिया। वो लोग मदद करने की बातें तो कर रहे थे पर उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, वो तो उसकी आंखों से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे अच्छे से। फिर उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग अंदर जाके देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हमें कितना इकट्ठा करने की जरूरत है। वो दोनों एक एक कर रूम में चले गए। वो सोफे से उठा और दबे पांव बालकनी की तरफ चला गया। बेडरूम की खिड़की पूरी तरह से बंद नहीं थी, एक छोटा सा गैप रह गया था। उसने जैसा सोचा था वहाँ से वैसी ही आवाजें आ रही थी। उन लोगों ने कमरे में जाते ही अपना नकली चेहरा उतार दिया। वे लोग अब खुल के हिसाब लगाने लगे थे। उसकी माँ की आवाज बिल्कुल घबराहट और चिंता से भरी हुई थी। ये उसे कैसी बीमारी हो गई? कैंसर तो बहुत पैसा निकल जाने वाली बीमारी होती है। उसका घर भी है पर वो अब बेरोजगार भी है और ऊपर से उसे कैंसर भी है। अगर वो बच गया तब भी वो भारी काम नहीं कर पाएगा। उसकी माँ लगभग टूटी हुई आवाज में बोली, ए भगवान, अगर हमने उसे पैसा भी दे दिया और घर भी दे दिया तो लगभग उसका इलाज नहीं हो पाएगा। आखिर में सब कुछ बेकार ही चला जाएगा। ये सुन के उसके पिता की आवाज भी गुस्से में थी। उन्होंने धीमे और साफ शब्दों में कहा, हम उसे पैसा नहीं देने वाले हैं। कैंसर इतनी आसानी से ठीक नहीं होता, वो सिर्फ पैसों की बर्बादी है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसका शरीर गलने लग जाएगा और वो फिर खत्म हो जाएगा। इससे पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और उसके कारण हाउ की शादी भी बर्बाद हो सकती है। उसकी माँ धीरे धीरे रोने लगी। उनकी आवाज में बेटे के लिए दर्द नहीं था बल्कि डर था। अब हम क्या करें? अगर उसे हम पैसा नहीं देंगे और घर नहीं देंगे तो वो अब
हम पे आके चिपक जाएगा और पूरी जिंदगी हमारे भरोसे बैठ जाएगा। क्या हम उसे किसी लोकल डॉक्टर के पास नहीं भेज सकते हैं क्या? वो सस्ता भी होगा और वो उससे ठीक भी हो जाएगा। फिर उसके पापा झुंझुला कर बोले, जब वो वेस्टर्न डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाया, उससे क्या खाक ठीक होगा? उसपे पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, तुम कोई और तरीका ढूंढो, उसे कहीं इलाज के लिए भेज दो। सबसे बढ़िया ये होगा कि वो खुद का रास्ता खुद ढूंढे, ना कि अपने मम्मी पापा पर बोझ बने। वैसे भी उसके पापा ने धीरे आवाज में बोला, वैसे भी वो बचपन से अपने दादा दादी के साथ पला बढ़ा है और वैसे भी उसे हमसे लगाव कहाँ है। ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर का दिल पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। उसका शरीर पैर से लेकर सर तक पूरी तरह से जम चुका था। उसके लिए वो सिर्फ उनके लिए एक आउटसाइडर ही था जिसे कभी भी छोड़ा जा सकता है। जब वो बीमार पड़ा, उसकी मदद करने के बजाय वो लोग तो उसे घर के बाहर फेंकने की बात करने लगे। वो लोग चाहते थे कि वो कहीं बाहर जाकर अकेले संघर्ष करे ताकि वो उन पर बोझ ना बने। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ एक लंबी सांस लेकर बोली भारी आवाज में, अब कोई और रास्ता नहीं है। वैसे भी कुछ महीने पहले तुम्हारे पापा की टांग में चोट लगी थी। उस वक्त अस्पताल के खर्च में बहुत पैसा चला गया और अब घर में कोई बचत भी नहीं बची है। वैसे भी हम तुम्हारा इलाज फिर कहाँ से करेंगे? एक काम करते हैं, तुम्हें गाँव में ही किसी छोटे डॉक्टर से दिखा देते हैं, जैसे होगा वो जैसे तैसे जी लेगा। फिर उसके पिता चिढ़कर बोले, ये कैंसर है, इसमें कितना पैसा लगेगा क्या तुम्हें पता है? और तुम मेरी टांग का याद मत दिला, वैसे भी सब सारी गलती उस बुढ़े की है, उसे तो दखल देने की आदत है। वो बीच में जानबूझ के मुझे काम करवा रहा था खेत में। अब तो गाँव में कोई काम भी नहीं बचा। फिर भी वो बार बार कॉल करके पूछता है कि तुम्हारी टांग ठीक हुई कि नहीं। वो फिर से मुझे काम के लिए बुलाना चाहता है। फिर उसके पापा फिर से झुंझुला कर बोले, मुझे उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक बूढ़ा हो गया और उसे अपना घर चलाना तक नहीं आता, फिर भी दूसरों के कामों में दखल देता रहता है। ये सुनकर उसका पूरा खून खौल गया। उसके दादाजी की तबीयत खराब थी और उसने उन्हें बताया तक नहीं। उन लोगों ने उन्हें गाँव में अकेला छोड़ दिया था। यहाँ तक कि जब उसके दादाजी के सर पे चोट लगी थी तब भी उन लोगों ने उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की। आखिर फिर भी इन लोगों ने उनकी परवाह नहीं की थी। आखिर ये लोग कैसे लोग हैं? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? उसके दादाजी ने उसे बचपन से पाला पोसा है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, फिर भी ये लोग इतने हरामखोर कैसे हो सकते हैं? उसके गुस्से से पूरे दांत भींजे हुए थे और उसने पूरे रेलिंग को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसका पूरा हाथ सफेद हो चुका था। हथेलियों में खून धस चुके थे और उसके मुंह में खून का स्वाद था। तभी उसे एहसास हुआ था कि वो अभी उन्हें अच्छे से जान ही नहीं पाया था। उनका लालच और उनका निर्दयपन इतना ज्यादा था कि वो सोच भी नहीं सकता था। अब वो उन पर दोबारा कोई मौका नहीं देगा और उन पर वो कभी भी भरोसा नहीं करेगा। शाम को उसका छोटा भाई काम से वापस आया। उसकी नजर सीधे उसके बड़े भाई पे पड़ी। आंखें धसी हुई थी और उसका पूरा शरीर बेजान सा लग रहा था और वो सोफे पे बैठा था। उसे देखकर उसका छोटा भाई भी चौंक गया और वो अच्छे से पूछता है, भैया आप यहाँ कब आए और आपको ये क्या हो गया? आप इतने कमजोर कैसे लग रहे हैं? उसके मम्मी पापा को ये भरोसा नहीं था कि वो अभी तक यहाँ पर रुका हुआ है। उन्हें लग रहा था कि उसने उनकी बातें नहीं सुनी है। वो लोग जल्दी से उसके छोटे भाई का हाथ पकड़ के उसे भी रूम में ले गए। फिर उसके बाद उन लोगों ने कमरा बंद कर लिया और फिर से वो लोग वही सारी बातें करने लगे। उसे घर से भगाने की योजना बनाने लगे। ये सारी बातें वो बालकनी से सुनने लगा। अंदर से उसके छोटे भाई की आवाज आई और उसकी आवाज में थोड़ी सी झिझक लग रही थी, लेकिन भैया की आवाज तो ठीक लग रही थी। जब मैं आया था वो लिविंग रूम में बैठे हुए थे। उनकी हालत तो उतनी गंभीर तो नहीं लग रही थी। कहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना? उसकी माँ जल्दी से बोली, ये गलत इन्फॉर्मेशन कैसी हो सकती है? वहाँ पर तो वो हॉस्पिटल का रिपोर्ट भी रखा हुआ है, वैसे भी वो नकली कैसे हो सकती है? अब तुम ये सब छोड़ो और तुम ये सोचो कि तुम्हारे छोटे बेटे को बाहर कैसे भेजा जा सके। फिर उसके बाद कमरे से धीमी आवाजें आने लगी, जैसे कि वो लोग कोई चर्चा कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि कोई जगहों पर टूर ग्रुप के नाम पे उन्हें बाहर भेजा जाता है, लेकिन असल में उन्हें वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें बंदी बना लिया जाता है। उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, स्कैम करवाया जाता है। अगर वो लोग काम करने से मना करें तो उन्हें पीटा भी जाता है। एक बार वहाँ पहुँचने के बाद लगभग वहाँ से वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सुनने के बाद उसके पापा बोलते हैं, बिल्कुल सही, वैसे भी तुम्हारे भाई को कैंसर है और उसे ये सब पता चलेगा तो वैसे भी वो समझ जाएगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उसकी माँ फिर जल्दी से बोलते हैं कि हम उसे कहेंगे कि ईस्ट सिटी में वहाँ पर एक डॉक्टर है जो बहुत अच्छा कैंसर का इलाज करता है और उसे हम वहाँ पर भेज देंगे। बस एक बार वो वहाँ पर चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा। फिर उसके बाद हमारा एक बोझ कम हो जाएगा। फिर उसके पापा धीरे से बोलते हैं कि उसका कैंसर ही हमें बर्बाद कर देगा। फिर पूरा रूम पूरे सन्नाटे से भर जाता है। फिर लास्ट में उसके पापा बोलते हैं, अब ये तय रहा, हम उससे कहेंगे हम उसका मन बदलने और उसका इलाज करवाने के लिए उसे वहाँ पर भेज रहे हैं। किसी कॉन्टेक्ट का इंतजाम करो और उसका वहाँ पर नाम लिखवा दो।